गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज की क्लास आपके लिए है विशेषण प्रकरण को लेकर के। और विशेषण प्रकरण जिसे हम कहते हैं संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हुआ करते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण अपने आप में एक विकारी शब्द है, अर्थात इस पर लिंग, वचन, कारक और पुरुष का प्रभाव पड़ता है। इसके मुख्य रूप से चार भेद हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम सांकेतिक वाचक या निजवाचक विशेषण भी कहते हैं। प्रत्येक को एक भागों के अंतर्गत पढ़ेंगे, समझेंगे। जैसे गुणवाचक विशेषण को हम दिशा के आधार पर भी कह सकते हैं। वो जैसे मैंने कहा पूर्वी दिशा, उत्तरी दिशा, तो यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। और अपने आप में ही जैसे किसी वस्तु का फीका होना, मीठा होना, कड़वा होना, ये गुणवाचक विशेषण है। दशा की स्थिति भी, जैसे रोगी, स्वस्थ व्यक्ति, ये दशा को दर्शाता है, उसके गुण को दर्शाता है। रंग भी हमारे गुण के अंतर्गत आ जाता है, सफेद रंग, काला रंग। आकार जैसे गोल, अंडाकार, इस प्रकार से ये गुणवाचक रहेंगे। काल भी हमारा गुणवाचक के अंतर्गत ही आता है। पुराना, प्राचीन, नवीनतम, प्रागैतिहासिक। और स्थान भी हमारा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है, जैसे पंजाबी, हरियाणवी, ये शब्द गुणवाचक विशेषण बन जाते हैं। गुणवाचक विशेषण के लिए मैंने एक नोट लिखा है यहाँ पर। जैसे गुणवाचक विशेषण में यदि हम सा प्रत्यय जोड़ करके उसके गुणों में हीनता का भाव लाया जाता है, जैसे वह ऊंचा सा लगता है, अर्थात पूर्ण रूप से वह उतना ऊंचा सा नहीं है, लंबा सा लगता है, छोटा सा लगता है, तो वह जो गुण होता है, गुणवाचक विशेषण में हम सा प्रत्यय को जोड़ करके उस गुण में हीनता का भाव प्रदर्शन करते हैं। तो यह एक विशेष नोट के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। दूसरी बात है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में मैंने कहा चार हाथी, चार घोड़े, तो यह हमारे संख्यावाचक विशेषण को प्रदर्शित करता है। और संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के हुआ करते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इनमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्या विशेषण में हमारे भाग होते हैं। निश्चित संख्या विशेषण के गुणवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण और आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण। और प्रत्येक बोधक के अर्थ में भी यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध कराते हैं। जैसे मैंने कहा पूर्ण अंक के बोध कराने वाले, जैसे दो पुस्तकें वहां पर रख दो। अपूर्णांक बोधक जैसे वो पूर्ण नहीं होते हैं, जैसे आधा किलो चीनी, सवा किलो चीनी, 2.5 किलो चीनी, तो ये पूर्ण अंक का बोध नहीं कराते। तो ऐसे हमें गुणवाचक विशेषण जो निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत तो हैं, परंतु वे अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण के रूप में रहेंगे। फिर हम बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। और परिमाणवाचक विशेषण से पहले एक बार और देख लेते हैं अनिश्चित वाचक विशेषण, जिसके लिए मैंने लिखा है जैसे अनेक, कितने, कई, सभी। ये पूर्णांक बोधक विशेषण से पहले लगभग या कई शब्द और बाद में ओ प्रत्यय लगाने से हम इसे तैयार करते हैं। जैसे लगभग 40 लोग वहां पर खड़े हुए हैं, करीब 100 लोग गांव में गए हुए थे, सैकड़ों लोग उस हादसे में मारे गए। तो यह हमें अनिश्चित वाचक संख्याओं का बोध कराते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जहां पर अनिश्चित संख्याओं का बोध हो,
और उसके लिए मैंने एक नोट और दिया यहाँ पर, दो पूर्णांक बोधक शब्द यदि पुनरावृत्ति करके आते हैं, जैसे 50-60 लोग, तो निश्चित नहीं हो पा रहा है कि वहां पर 50 थे, 60 थे, या उनके अंतराल में 56, 57, 58, 59 लगभग उसके इर्द गिर्द 50 से कम भी हो सकते हैं, 60 से थोड़े से ज्यादा भी हो सकते हैं, या उन दोनों संख्याओं के बीच लगभग 50 से 60 लोग। तो दो पूर्णांक बोधक शब्द जब पुनरावृत्ति लेकर के आते हैं तो वो अनिश्चितवाचक विशेषण के अंतर्गत ही संख्यावाचक विशेषण में आ जाते हैं। तीसरा हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण भी हमारे जैसे अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में हम मात्राओं का और वस्तु की माप तोल का जिक्र किया करते हैं। जैसे सोने को तोला जाता है, 1 तोला सोना, 1 लीटर दूध, 1 मीटर कपड़ा, 1 गज भूमि, ये सब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, अर्थात मात्रा और वस्तु की माप तोल के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में हमें जैसे सब, कुछ और थोड़ा, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जैसे हमने अनिश्चित वाचक विशेषण जो संख्यावाची के अंतर्गत हमने पढ़े, वहां पूर्ण बोधक विशेषणों से पहले लगभग, करीब या लगभग या उन संख्याओं के बाद हम ओ प्रत्यय जोड़ करके प्रयोग करते हैं, वह सभी भी अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे सार्वनामिक विशेषण, जिसमें हम संकेतवाचक के नाम से जिसे जानते हैं, निजवाचक के नाम से जिसे जानते हैं। इसके लिए वह, ये, ऐसा, कोई और वह और उस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जिसमें यह, वह, कोई, कुछ, ये मौलिक रूप से जो सार्वनामिक विशेषण प्रयोग किए जाते हैं वह ये शब्द होते हैं। बात करेंगे यौगिक सार्वनामिक। यौगिक सार्वनामिक में जैसे ऐसा, कैसा, जैसा, कितना, इतना, जितना, तो ये यौगिक हमारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। और इस प्रकार से हमने जाना कि विशेषण के जो 4 भाग हुए और प्रत्येक के जो अंतर्भेद हुए उसके बारे में जिक्र किया। और विशेषण की अवस्था हुआ करती हैं। मूल अवस्था, जहां पर व्यक्ति उन वस्तुओं की मूल अवस्था अपनी सामान्य विशेषता प्रकट करता है। जैसे कोई भी गुणवाचक स्थिति होती है, बुद्धिमान, ऐसा शब्द वह मूल अवस्था के रूप में प्रयोग हुआ है। मीठा, ये शब्द मूल अवस्था में हैं। उत्तर अवस्था में दो व्यक्ति वस्तुओं के गुण एवं दोष की तुलना कर दी जाती हैं। वहां तत्सम शब्दों में तर प्रत्यय को लगा करके उसे हम उत्तर अवस्था के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कठोर, उसके साथ मैंने जोड़ दिया तर प्रत्यय, तो बन गया कठोरतर। और वहीं उत्तम अवस्था को बनाने के लिए तुलनात्मक अध्ययन करने के गुण या दोष की किसी एक को अधिक गुणवान या दोषी करार दिया जाता है, बता दिया जाता है, तो वह हमारी उत्तम अवस्था कहलाती है। जैसे श्रेष्ठतम, उच्चतम, निम्नतम, तो यह हमारी उत्तम अवस्था कहलाती हैं। और यहाँ पर एक विशेष तथ्य है, मैं आपको बताता हूं कि विशेषण की अवस्थाएं केवल इन्हीं विशेषणों की जा सकती हैं जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, गुणवाचक विशेषण हुआ करते हैं और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ करते हैं। उनकी ही हम अवस्थाओं को विशेषण की अवस्थाओं में बदल सकते हैं, जिसमें हम उसके मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था में बदल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की इस क्लास में मैंने विशेषण के बारे में आपको इसके भेद के बारे में अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।